नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, आज आपको क्वाड के बारे में बताया जा रहा है कि क्या क्वाड नेपाल को भी दुश्मन समझता है या नेपाल भी क्वाड को दुश्मन समझता है। और दोस्तों, इसमें जो होगा वो सच बताया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं आपको सच्चाई बताना। ठीक है कि आप सच को जानिए, झूठ मत जानिए, सच जानिए। और जब हम सच बताने का प्रयास करते हैं तो आप गाली गलौज करते हैं। दोस्तों, गाली गलौज अलग बात है, लेकिन सच सच ही होता है और हम आपको सच ही बताएंगे। तो आज क्वाड पर बात होगी और आप इसे पूरा सुनिए, आपको विश्व की कुछ राजनीति समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो सुन लीजिए ये सब बातें क्वाड के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज बात होगी कि क्या क्वाड देश यानी जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत चीन के बाद नेपाल को भी अपना दुश्मन मानते हैं। और दूसरी बात होगी कि क्या चीन के बाद नेपाल भी क्वाड देशों को अपना दुश्मन मानता है। हम दोस्तों ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, नेपाल के जो विश्लेषक हैं उन्होंने अपनी जनता को बताया कि वहाँ पर जो अमेरिकन मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन था वो इंडो पैसिफिक यानी जो ये क्वाड है उसका हिस्सा है। नेपाली विश्लेषकों ने क्या कहा कि एमसीसी जो है वो इंडो पैसिफिक का हिस्सा है और इंडो पैसिफिक चीन के खिलाफ एक सैनिक संगठन है। यानी नेपाली विश्लेषकों ने अपनी जनता को यकीन दिलाया कि एमसीसी जो है वो एक सैनिक संगठन है, क्योंकि ये इंडो पैसिफिक यानी क्वाड का हिस्सा है। ये कहा नेपाली विश्लेषकों ने अपनी जनता को। और आज आप नेपाली जनता को पूछेंगे कि एमसीसी क्या है, तो वो सीधे कहेंगे कि ये चीन के खिलाफ एक सैनिक संगठन का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि ये इंडो पैसिफिक का हिस्सा है यानी क्वाड का हिस्सा है। तो आज हम वही बताएंगे नेपाली मित्रों को कि क्या आपके विश्लेषकों ने आपको सही बताया कि गलत बताया, आपने किस आधार पर उनकी बातों को सच माना। वो आधार आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। पहले क्वाड के बारे में जान लीजिए। क्वाड जो है 2004, फटाफट से आपको बताएंगे। 2004 में भूकंप आती है, सुनामी इंडिया में। ठीक है, मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में। तो उसमें क्या होता है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत मिलकर काम करते हैं। तो 2007 में शिंजो आबे ने कहा कि हमें चारों देशों को मिलकर क्वाड बना लेना चाहिए, जो कि आपातकाल में किसी प्राकृतिक प्रकोप जब होगा उस समय एक दूसरे की मदद करे। लेकिन उस समय केवल बात ही बात हुई। उसके बाद जापान में 2011 में भूकंप आता है, सुनामी आती है। तो फिर जापान ने, शिंजो आबे ने फिर कहा, उस समय क्योंकि चारों देश फिर मिलकर काम करते हैं, तो शिंजो आबे ने कहा कि अब हमें बना ही लेना चाहिए क्वाड को, क्योंकि ये आपातकाल में मदद करेगा। ठीक है, उस समय भी बात नहीं होती है। लेकिन 2013-14 के दौरान क्या होता है कि जापान के जहाज़ों को रोक दिया जाता है साउथ चाइना सी में। और जापान के जो जहाज़ हैं वो 200 सालों से वहाँ पे व्यापार कर रहे थे। ठीक, जापान का कहना है कि उस समय चीन ने जापान को कहा कि हम इस क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं, इसमें हमारा खर्चा लगता है, इसलिए आपको टैक्स भरना होगा इस एरिया में आने का। अब सोचिए, जापान जिस एरिया में 200 साल से व्यापार कर रहा है, उस एरिया पे जब चीन का कंट्रोल हुआ, 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर है साउथ चाइना सी का जो एरिया है, तो उस एरिया पे जब चाइना का कंट्रोल हुआ तो चाइना जापान से टैक्स मांगा। हालांकि वो बात वहीं समाप्त हो गई, आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन जापान को यकीन हो गया कि भविष्य में चाइना अगर इस पूरे क्षेत्र में कब्जा करता है तो चाइना को टैक्स देना ही पड़ेगा। और जिस प्रकार से चाइना की सेना बड़ी होती जा रही है तो ये पूरे क्षेत्र को कब्जा कर सकती है और हमें आने जाने में दिक्कत होगी। इसके बाद क्या करता है चाइना, क्या करता है, कोको आइलैंड की एक जगह, बांग्लादेश का चटगांव, श्रीलंका का हेमनटोटा, पाकिस्तान का ग्वादर और जिबूती में अपने अड्डे बनाने लग जाता है और जिबूती में एक सैन्य अड्डा भी बना लेता है। ठीक है, तब जापान को बहुत ज़्यादा संदेह हो गया कि कहीं जैसे चाइना की सेना लगातार बड़ी होती जा रही है, कहीं ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को ही कब्जा ना कर ले। वो जो रूट है जहाँ पर 65% आबादी रहती है और लगभग 70-80% व्यापार होता है, उस रूट से
क्योंकि उस रूट पर जो कब्जा कर लेगा वो हमेशा के लिए महाशक्ति बना हुआ रहेगा। ठीक है, रूस ने बहुत कोशिश की, सोवियत यूनियन ने उसको कब्जा करने के लिए, लेकिन सफल नहीं हुआ। सोवियत यूनियन उसको सब कब्जा नहीं कर पाई, यानी आज उस पर जो कब्जा है वो लगभग अमेरिका का है। ठीक है, तो जापान को लगा, लेकिन अमेरिका का क्या है कि वो टैक्स नहीं मांगता है, हालांकि वो इनडायरेक्टली कहीं से पैसा वसूल कर लेता है, लेकिन वो टैक्स नहीं लेता है। उसने मुक्त व्यापार रखा है वहाँ पे कि कोई भी जहाज जाए आए पूरे इंडो पैसिफिक के रूट में जहाँ से जहाज जाते हैं। तो चीन जब 4-5 जगहों पर अपने अड्डे बनाने के लिए काम करने लग गया, तो तब भारत को भी चीन पर शक हो गया, ऑस्ट्रेलिया को भी शक हो गया कि कहीं ना कहीं चीन कुछ गड़बड़ कर सकता है भविष्य में। अगर चीन की ताकत बढ़ी तो इस रूट को रोक सकता है, यानी इस रूट से टैक्स वसूल कर सकता है। अब देखिए चाइना की हिम्मत कहाँ से और कहाँ आके कब्जा करके और टैक्स वसूल करने की बात कह रहा है चाइना। हालांकि चाइना ने अपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत को तो शक है, क्योंकि 2012-13 में चीन जापान से टैक्स मांग चुका है साउथ चाइना सी का। तो कन्फर्म होता है कि अगर भविष्य में ताकत बढ़ गई चीन की, तो चाइना इस हिस्से पे कंट्रोल करके और टैक्स जरूर लेगा। ठीक है, वो इस नाम पर लेगा कि हम इस क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं और सारे देश मिलकर हमें टैक्स दो। ऐसा हो सकता है भविष्य में, लेकिन इसके चांस अभी भी कम हैं। तो चाइना की इस नीति से साउथ चाइना सी में जापान से टैक्स जो मांगा उसने 2012-13 के दौरान, उससे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी लगभग शक के दायरे से चीन को देखने लग गए, और उन्होंने सोचा कि भविष्य में इंडो पैसिफिक रीजन का जो रूट है उस पर कब्जा करके और टैक्स की मांग कर सकता है। ठीक है, तो तब इन सब देशों ने बोला, तब जापान ने ज़्यादा जोर दिया, तब भारत ने भी सहयोग किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया, अमेरिका ने भी किया, कहा कि क्वाड बना लेते हैं। और क्वाड का मकसद होता है कि मुक्त व्यापार, यानी ये जो रूट है इसमें किसी का भी जहाज जा सकता है, आ सकता है। ठीक है, इस क्षेत्र पे कोई भी देश कब्जा नहीं कर सकता, यानी सब देशों के जहाज यहां से जा सकते हैं। और आपको तो पता होगा इस क्षेत्र में दुनिया के लगभग 65% आबादी रहती है। ठीक है, और चाइना यदि जैसे जैसे अपनी सेना बढ़ा रहा है, कल के दिन इस रूट को कब्जा कर लेता है तो 65% देशों को दिक्कत हो जाएगी। नेपाल को भी दिक्कत होगी, क्योंकि नेपाल का भी लगभग, या तो इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं से नेपाल का सामान आता है, यानी टैक्स बढ़ेगा तो फिर सामान का रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि नेपाल को घाटा ना हो, नेपाल को भी घाटा होगा, लेकिन नेपाल जो है वो अभी चीन के ही पक्ष में है। उसका कारण है कि नेपाल की जनता सच बात को नहीं जानती है। यानी आप ये निश्चित जान लीजिए कि यदि इंडो पैसिफिक वाले रूट पर चाइना का कंट्रोल हो गया तो वो, और अमेरिका वहां से हट गया, तो ये निश्चित है कि चाइना वहां से हर जहाज का टैक्स लेगा जो इधर उधर जाते हैं। ठीक है, अमेरिका टैक्स नहीं लेता है क्योंकि अमेरिका लोकतांत्रिक देश है। भले ही अमेरिका अब दूसरे तरीके से वसूल करता हो पैसे, कैसे करता है वो बात अलग है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे अमेरिका कोई भी टैक्स नहीं लेता है, क्यों? वहाँ पे अमेरिका का कंट्रोल पूरे इंडो पैसिफिक में बहुत ज़्यादा है। लगभग 35 सैन्य अड्डे हैं उसके हिंद महासागर में। ठीक है, और 1.5 लाख से ज़्यादा नेवी तो हिंद महासागर में ही है, और इधर प्रशांत महासागर में उससे बहुत ज़्यादा है। प्रशांत महासागर में तो बहुत पावरफुल है अमेरिका। ठीक है, ये साउथ चाइना सी के बगल से भी जो गुआम है 5000 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ गुआम में उसका अपना एक बहुत बड़ा बेस है। यानी फिलहाल अमेरिका को वहाँ से हटाना संभव नहीं है। लेकिन चीन की कुछ उग्र नीतियाँ कैसी हुई जिसके कारण भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को चीन पे शक हो गया। वो ऐसे हुआ कि अमेरिका ने डाला चीन पर प्रेशर, और चीन ने क्या किया, वार एक्सरसाइज चालू कर दी इसमें साउथ चाइना सी में। जितना अमेरिका चीन के ऊपर दबाव बनाता था, उतना चीन अमेरिका को डराने के लिए साउथ चाइना सी में आर्मी एक्सरसाइज करता जा रहा था। और चीन जितना आर्मी एक्सरसाइज करता रहा, उतना क्या हुआ कि जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसे और भी बहुत सारे देश घबराने लग गए कि चीन ये कर क्या रहा है। यानी चीन समुद्र में इतना कर रहा है तो ये तो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को ही कब्जा कर जाएगा। तो सब देशों को चिंता होने लग गई। तो इनमें मुख्य 4 देश, भारत,
जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 मुख्य हैं। तो इन्होंने आपस में सहमति की कि हमें एक क्वाड, एक समूह बना लेना चाहिए जिसका मुख्य काम होगा मुक्त व्यापार करना, यानी कोई भी देश किसी भी देश में किसी का जहाज सामान लेके जा सकता है, आ सकता है, कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, देखिए ये गहराइयां हैं इस चीज की, जो कि आपको मीडिया में नहीं मिलेगी लेकिन बहुत कम मीडिया में। तो यहां पर जो सबसे बड़ी समस्या है, भारत चीन के बीच में तो गलतफहमी है। ठीक है, भारत सोचता है कि चीन अगर इस क्षेत्र को कब्जा कर लेगा तो ये दिक्कत करेगा हमारे लिए, और चीन बोलता है हम कब्जा नहीं करेंगे। तो भारत जापान बोलते हैं तुम कैसे कब्जा नहीं करोगे, तुमने तो साउथ चाइना सी पूरा कब्जा कर दिया, 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर। उधर फिलीपींस, ब्रुनई जैसे देश तो परेशान हो गए, क्योंकि पहले वो फिलीपींस, ब्रुनई जिस क्षेत्र में मछली मारते थे, उस क्षेत्र में 2014 के बाद चीन ने उस क्षेत्र को कब्जे में ले लिया, और अब फिलीपींस और ब्रुनई के जहाज वहां नहीं जा सकते हैं। ये दोस्तों सच्चाई है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को चीन की नीतियों पर शक हुआ, इसलिए वो क्वाड को बनाना चाहते हैं। ठीक है, और क्वाड जो है वो मुक्त व्यापार समूह है, कोई सैनिक संगठन नहीं। ये 4 देश कहते हैं कि इस रूट पर कोई भी देश कब्जा नहीं कर सकता है, ये मुक्त रहेगा, फ्री रूट है ये। ठीक, इसमें सैनिक संगठन कहाँ है? अभी तक तो क्वाड ही नहीं बना, तो सैनिक संगठन कहाँ से बनेगा? नेपाली विश्लेषक कितनी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं। जब अभी तक क्वाड बना ही नहीं, एक मीटिंग तो जमा हुई है, क्वाड बना ही नहीं है, तो सैनिक संगठन कहाँ से बन जाएगा? सैनिक संगठन कहीं भी नहीं बना हुआ है। ये जो ऑक्स है, जो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में परमाणु पनडुब्बियों का सौदा हुआ, उसमें ऑस्ट्रेलिया अपने समुद्री एरिया को सुरक्षित रखने के लिए जो परमाणु सबमरीन का सौदा किया है $48 बिलियन का। यहां पर भी राजनीति दिख रही है क्या, कि यह सौदा फ्रांस के साथ में हो रखा था। ठीक है, तो जब ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा डर गया तो उसने सोचा कि अब फ्रांस से नहीं हो पाएगा, हम अमेरिका से ये सौदा कर लेते हैं, और $48 बिलियन का सौदा फ्रांस से रद्द करके और अमेरिका से कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। यानी ऑस्ट्रेलिया ने अपने समुद्र को सुरक्षित बना दिया। ठीक है, यानी अब वहाँ कोई नहीं घुस सकता है, जब उसकी परमाणु सबमरीन आ जाएगी तब। और इन परमाणु जो पनडुब्बियाँ हैं, इनसे ऑस्ट्रेलिया चीन के किसी भी शहर पे भी अटैक कर सकता है, परमाणु अटैक भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा हो गया, अब चीन का प्रेशर कम पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो अमेरिका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है कि जिससे ऑस्ट्रेलिया डरा और परमाणु पनडुब्बियों का सौदा अमेरिका से किया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हथियारों की राजनीति जरूर लग रही है, क्योंकि जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड बना रहे हैं, तो भारत और जापान की तरफ से सख्त वो है कि ये सैनिक संगठन नहीं होगा, और अमेरिका को सैनिक संगठन चाहिए, क्योंकि जब सैनिक संगठन बनता है तभी जाके हथियार बिकते हैं। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, जितना जब तनाव पैदा होता है तभी जाके हथियार बिकते हैं। और जापान और भारत चीन के खिलाफ सैनिक संगठन नहीं बनाएंगे। उसका कारण क्या है कि दोनों के चीन के साथ में व्यापार तकड़े हैं, और सैनिक संगठन बनता है तो चीन भी तो कुछ जवाबी कार्रवाई करेगा, और जब जवाबी कार्रवाई करेगा तो भविष्य में युद्ध भी होंगे, और युद्ध भी होंगे तो चीन, क्वाड का यदि चीन से लड़ाई होता है तो मरेगा कौन? भारत की जनसंख्या, चीन की जनसंख्या और जापान, यहाँ के ना ज़्यादा लोग मरेंगे। तो इतने गधे तो ये लोग हैं नहीं कि चीन के खिलाफ कोई सैनिक संगठन बना दे। अमेरिका का क्या फर्क पड़ता है अगर इंडो पैसिफिक रीजन में वार होती? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। 13,000 किलोमीटर दूर है अमेरिका वहाँ से। ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका के कुछ सैनिक मरेंगे, अगर विश्व युद्ध भी होता है तो कुछ सैनिक मरेंगे और उसके जहाज वहाज क्रैश होंगे, कुछ और क्या होगा। लेकिन तबाह तो चीन, जापान और भारत ये ना हो जाएंगे। तो जापान ने भी लगभग क्लियर हाथ पीछे खींच लिए कि चीन के खिलाफ सैनिक गठबंधन बनाना ठीक नहीं है, और भारत ने भी हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि अभी तक चीन का कोई सैनिक गठबंधन भारत के और जापान के खिलाफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब चीन कोई सैनिक गठबंधन भारत और जापान के खिलाफ नहीं बना रहा है तो ये दोनों क्यों बनाएंगे? और भारत सीधे तौर से
अमेरिका के साथ में सैनिक गठबंधन बनाता है तो भारत को भी इसके काफ़ी नुकसान होंगे। ठीक है, भारत के अपने मित्र नाराज हो जाएंगे। भारत तो चाहे नाटो को ज्वाइन कर ले क्योंकि नाटो को ज्वाइन करने से अमेरिका के पास में 20, 30, 40 लाख की और एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है सेना की, लेकिन नहीं करता है। रूस जैसे मित्र भी हैं भारत के, उनको नाराज नहीं किया जा सकता। तो हमारे कहने का मतलब है, जब अभी क्वाड ही नहीं बना, इंडो पैसिफिक बना ही नहीं है, तो सैनिक संगठन कहां से बन गया? और नेपाली लोग कैसे कह रहे हैं कि नेपाली विश्लेषक ये सैनिक संगठन है? सैनिक संगठन नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी सैनिक संगठन नहीं है ये, क्योंकि अभी क्वाड ही नहीं बना है। वो दिखाने की बात दूसरी है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये मीटिंग तक ही सीमित है। अगर कहीं पे सैनिक कोई अड्डा है क्वाड का बनाया हुआ या कुछ बनाया हुआ है तो आप हमें बताइए। अब आप बोलेंगे मालवार ऑपरेशन होते हैं, सेना युद्धाभ्यास होते हैं, तो वो 30-35 सालों से होते आ रहे हैं जापान, अमेरिका और भारत के बीच में। वो तो पहले से ही होते आ रहे हैं और वो छोटे मोटे होते हैं, कोई बड़े नहीं होते हैं। तो नेपाली विश्लेषकों को यह सोचना चाहिए कि जब अभी तक क्वाड ही नहीं बना, इंडो पैसिफिक रणनीति बनी नहीं है, तो ये सैनिक संगठन कहां से बन जाएगा और ये एमसीसी का हिस्सा कैसे हो जाएगा? इतना ज्यादा झूठ बोला यहां पे नेपाली विश्लेषक लोगों ने, अपनी जनता को इतना झूठ बात बताई, मतलब सीमा पार कर दी है झूठ बोलने की नेपाली विश्लेषक लोगों ने। पूरी दुनिया में आप जाइए, अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि क्वाड कोई सैनिक संगठन है, तो हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे आज से। अगर किसी भी किताब में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, किसी भी चीज में ऐसा लिखा हुआ यदि मिल जाए कि एमसीसी इंडो पैसिफिक का हिस्सा है, तो हम आज से वीडियो नहीं बनाएंगे, केवल नेपाल को छोड़ के। नेपाल में कुछ भी लिखा जा सकता है समाचार पत्रों में, ठीक है, लेकिन दुनिया भी तो है, ये दुनिया भी तो कहीं, दुनिया पूरी झूठ बोलती है क्या? तो दुनिया तो कुछ और ही कहती है और नेपाली विश्लेषक कुछ और ही कहते हैं। यानी नेपाली विश्लेषक नेपाली लोगों को सही चीज की जानकारी बिल्कुल नहीं दे रहे। क्वाड इंडो पैसिफिक किसी भी सैनिक रणनीति का हिस्सा नहीं है। ये तब सैनिक रणनीति का हिस्सा बनेगा, सैनिक संगठन बनेगा, जब चीन हिंद प्रशांत के जो रूट है उस पर कब्जा करेगा। तो क्या आपको लगता है कि चीन इस रूट पे कब्जा कर पाएगा? कोई चांस है? अमेरिका के वहां कितने सैन्य अड्डे हैं? अमेरिका के अगर पूरी दुनिया में देखेंगे 750 सैन्य अड्डे हैं, ठीक है। चीन के मुश्किल से 7 या 8 सैन्य अड्डे हैं दुनिया में, और वो चीन के क्या है, छोटे मोटे हैं, जहां पे फाइटर प्लेन नहीं जा सकते हैं। पास में 20 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसके पास में, चाइना के पास में 1 है। वो उस रीजन से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसके लिए अनुभव चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। अब बोलेंगे ट्रेनिंग चाइना कर लेगा, ट्रेनिंग किस समय, वो लड़ने की ट्रेनिंग और होती है और चलने की ट्रेनिंग और होती है। तो चीन जो है साउथ चाइना सी से बाहर नहीं जा सकता है। ये जो लोग कहते हैं कि चीन बाहर चले जाएगा, तो ये संभव नहीं है। अमेरिका ने 1945 से लेके अब तक लगभग $35 ट्रिलियन खर्चा कर दिए हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, अपनी मजबूती बनाने के लिए, अपने सैन्य अड्डा बनाने के लिए। चीन कहाँ से करेगा $35 ट्रिलियन खर्चा? चीन की जीडीपी $14 ट्रिलियन है, ठीक है। तो यानी कि 2-3 साल चीन अपनी जनता को भूखा मार दे, बोले कि तुम केवल काम करो और सब पैसा जमा करो, खाना भी मत खाओ, ठीक है। और तब वो पैसा जमा होगा, तब जाके चीन के पास इतना पैसा आएगा जितना अमेरिका ने इंडो पैसिफिक रीजन में अपने अड्डे, सैन्य अड्डे बनाने के लिए खर्चा कर दिए। तो अभी 50 या 100 साल तक कोई चांस नहीं है कि इंडो पैसिफिक रीजन को चाइना कब्जा कर ले, कोई चांस नहीं है। अब इंडियन मीडिया कहती है, जैसे नेपाली मीडिया झूठ कह देती है, वैसे इंडियन मीडिया भी कह देती है। तो भाई इंडियन मीडिया पे कहीं ना कहीं अमेरिका की फंडिंग तो है, और इस क्षेत्र में इंडो पैसिफिक रीजन के देश जितना ज़्यादा चीन से डरेंगे, उतना ज़्यादा अमेरिका के नज़दीक जाएंगे और उससे हथियार खरीदेंगे, और अमेरिका के पैसे ही पैसे। हथियारों की राजनीति भी है ये, लेकिन हमारे चैनल नहीं बता रहे हैं, और जो हमारे चैनल बता रहे हैं उनको कोई देखता नहीं है। तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो सैनिक संगठन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो सैनिक संगठन उस दिन बनेगा जिस दिन चाइना उस क्षेत्र, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी सेना भेजने लग जाएगा। और जो लोग सोचते हैं कि अभी ये कोको आइलैंड
बांग्लादेश, चटगांव, ग्वादर आदि में भेज रहा है, इनसे झगड़ा करेगा, तो कॉमन सेंस भी तो कोई चीज़ है यार कि चाइना उतना दूर से आके यहाँ कैसे लड़ लेगा? भारत के घर पे आके लड़ लेगा चाइना? हिमालय में तो लड़ लेगा क्योंकि एक साइड चीन है, एक साइड भारत है, लेकिन यहाँ हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रभाव क्षेत्र में, यानी स्टेट ऑफ मलक्का से माडागास्कर तक चाइना कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि उस क्षेत्र में आने के लिए चाइना के पास कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है और अभी 50-60 साल तक होने वाली भी नहीं है। ठीक है, और क्या अमेरिका आने देगा इंडो पैसिफिक रीजन में उसको, चाइना को? अमेरिका तो खुद ताइवान के पास घुसता है और चीन की समुद्री सीमा का उल्लंघन तो खुद अमेरिका करता है। ठीक है, जब अमेरिका चीन पे घर पे घुस के उसकी सीमा में घुस जाता है तो चीन को आने दे सकता है क्या यहाँ इंडो पैसिफिक रीजन में? इसका कहीं चांस है? कोई चांस नहीं है। अब छुटपुट जगह पर वो छोटे छोटे अपने अड्डे बना रहा है, तो चीन को भी डर है कि भविष्य में ये स्टेट ऑफ मलक्का से लेके कहीं ये रूट ही अमेरिका और भारत मिलके ब्लॉक न कर दे। ठीक है, ये भी तो डर है चीन को, तो वो कहीं ना कहीं अपना ठहरने का अड्डा भी तो बनाना है उसको, तो वो अड्डा बना रहा है, हेमन टोटा में भी बना रहा है। ठीक है, कभी लड़ाई होगी तो इनका इस्तेमाल चीन करेगा, ऐसी बात नहीं है। इस क्षेत्र में लड़ाई होगी तो चीन इस्तेमाल करेगा, लेकिन बल्कि कहते हैं कि अभी चीन थोड़ा सा उठा, तब तक ही अमेरिका ने उसको दबा दिया उसमें। अभी चीन उठा ही नहीं उस क्षेत्र में, मतलब न्यू डाल रहा है और अमेरिका ने उसकी न्यू ही खत्म कर दी। हालांकि ये ठीक है, गलत तो ये नहीं है, क्योंकि हो सकता है चीन की सेना आने वाले 20, 30, 40, 50 साल बाद इस रीजन को, इंडो पैसिफिक रीजन को कब्जा कर ले, और तब क्या हो गया, और तब टैक्स सिस्टम चालू कर दे। ठीक है, अगर अमेरिका कमजोर पड़ा तो। पर वहां पे भारत भी तो बैठा है, तो क्या भारत के घर पे आके और भारत से टैक्स ले सकता है अमेरिका कि नहीं ले सकता है? अगर चाइना उसकी नेवी 4थे नंबर की होगी तो 5वें नंबर की हमारी है। ठीक है, तो ये संभव ही नहीं है कि हमारे हिंद क्षेत्र में, हिंद महासागर में चीन कुछ ऐसा कर ले, और जो पैसिफिक रीजन है उसमें भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भी बहुत सारे देश हैं। ये कभी होने देंगे? अगर पैसिफिक रीजन में चाइना ऐसा करता है तो सारे के सारे जो देश हैं वो चाइना के खिलाफ उतर जाएंगे। तो फिलहाल इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसको कब्जा चाइना नहीं कर सकता है, उस रूट को जहां से जहाज आते हैं जाते हैं। ये जो है ये केवल मीडिया का ड्रामा है और कुछ नहीं है, व्यू पाने के लिए। ये ड्रामे क्यों होते हैं? व्यू लेने के लिए। और जितना साउथ चाइना सी के अगल बगल के देश, इंडो पैसिफिक के देश चाइना से डरेंगे तो अमेरिका से हथियार खरीदेंगे। ठीक है, जितना टकराव बढ़ेगा उतना अमेरिका और रूस को फायदा है, क्योंकि इन दोनों की जो इकोनॉमी है वो हथियार से चलती है। चाइना, भारत की इकोनॉमी हथियार से नहीं चलती है। चाइना और भारत तब तरक्की करेंगे जब दुनिया में शांति होगी, रूस और अमेरिका तब तरक्की करेंगे जब दुनिया में लड़ाई होगी। पाकिस्तान भी तभी तरक्की करेगा जब दुनिया में लड़ाई होगी, तब पाकिस्तानी सेना को खर्चा मिलेगा। अगर शांति हो गई दुनिया में तो पाकिस्तानी सेना अपनी 1 साल का रक्षा बजट भी नहीं कमा सकती है। तो नेपाली विश्लेषकों द्वारा ये कहना कि एमसीसी इंडो पैसिफिक का हिस्सा है और एक ये सैनिक गठबंधन है, तो क्या बोल सकते हैं इन लोगों को? इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, मैं सच कहता हूं कि इन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। दुनिया की राजनीति समझनी पड़ी कि दुनिया में चल क्या रहा है, और वही चीज़ अपने देश की जनता को बतानी पड़ी। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। इन लोगों को एक ही चीज़ आती है, भारत अमेरिका को गाली देना और चीन की तारीफ करना। उससे इनके चैनलों पर व्यू आते हैं और कुछ पैसे ये लोग कमा लेते हैं। अब नेपाली मित्र मुझे बोलेंगे नहीं तुम गलत बोल रहे हो, तो दोस्तों पूरी दुनिया चेक कर लीजिए। और हमने कहा है कि हम आपको सही बात ही बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे। ठीक है, जो हम कहते हैं कई बार कि नेपाल परमाणु बम बनाएगा, तो वो भविष्य की संभावनाओं पर है, वो न्यूज नहीं है, वो है संभावना कि हाँ, नेपाल यदि चाइना के पूरे प्रभाव में चले गया तो हो सकता है कि नेपाल में भी एटम बम बन जाए। तो वो संभावनाएं हैं और ये जानकारियां हैं। तो आप समझ लीजिए कि एमसीसी कभी भी इंडो पैसिफिक का हिस्सा नहीं था। आपके विश्लेषकों ने,
आपको झूठ बोला। धन्यवाद।